डियर स्टूडेंट, आज हम अकाउंट में यानी बही खाता में पढ़ेंगे समझेंगे। बही खाता यानी अकाउंटेंसी। बही खाता में समझेंगे तो बही खाता में जब हम समझेंगे तो बही खाता में देखते सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो अकाउंट है यानी बही खाता है कहाँ से उद्गम हुआ, इसका कौन जनक है, किस प्रकार से पहले प्राचीन समय में बही खाता के संबंध में कौन कौन से लेखे होते थे या लेखे होते थे कि नहीं होते थे, कब से प्रारंभ हुआ, कैसे इसका उद्गम हुआ, इन सब चीज़ों को समझेंगे। जैसा कि हमने माना है लेखांकन का प्रयोग सबसे पहले वैदिक काल में भी लेखांकन रखा जाता था, अभिलेख रखे जाते थे, सरकारी खजाने में लेखा जोखा होता था। उसके बाद देखा जाए तो इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो इन खजानों के बाद अगर हमें लेखों की बात आई तो इटली के वेनिस नगर में इसका सबसे पहले माना जाता है कि इटली के वेनिस नगर में सबसे पहले लेखांकन से संबंधित लेखे हुआ थे। लेकिन कि 2300 ईसा पूर्व भी अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य की अर्थशास्त्र में लेखा जोखा रखने के संबंध में नियम बनाए गए थे। उस समय इनका लेखा कैसे रखा जाए, किस प्रकार रखा जाए, और लेखा रखने के संबंध में उस चीज़ का भी उल्लेख किया जाता है या उस समय भी इस प्रकार के लेखे रखे जाते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें पता चलता है कि उस समय लेखांकन किया जाता था। उसके बाद हम सही तरीके से लेखांकन के बारे में बताते हैं। तो सही तरीके से हमारा जो लेखांकन है 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में इटली के वेनिस नगर के लूकस पेसियोली के द्वारा पुष्पालन के जन्मदाता भी माना जाता है। लूकस पेसियोली ये हमारे पहले बार पुष्पालन या दोहरा लेखा प्रणाली के जनक माने जाते हैं। इन्होंने डी कंप्लीसेट स्क्रिप्चरस नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें पहली बार दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग के बारे में कहा गया था। तो जो हमारे जो इटली के वेनिस नगर के निवासी थे लूकस पेसियोली थे, इन्होंने पहली बार बही खाता और पशुपालन के संबंधित जानकारियाँ दी थी। तब से लेके आज भी हम पशुपालन को प्रयोग कर रहे हैं। तो लेखांकन के जो जन्मदाता हैं वो लूकस पेसियोली हैं। इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। तो जिसमें आज हम पशुपालन जो कर रहे हैं तो लूकस पेसियोली की देन है। इन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स की एक डी कंप्लीसेट स्क्रिप्चरस नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें डबल एंट्री के बारे में एक खाते को हम डेबिट, दूसरे खाते को क्रेडिट करते हैं, इस बात का उल्लेख किया था। ये हमारा लूकस पेसियोली के द्वारा इस बात को माना गया। कालांतर में कई बार डी डेयर और सेल गिफ्ट डेबिट और क्रेडिट के नाम से जाने जाते थे। इनमें कई बार परिवर्तन हुए। तो डी डेयर यानी डेबिट DR डेटर्स को माना गया और सेल गिफ्ट यानी क्रेडिटर्स CR यानी क्रेडिटर्स को माना गया। इस प्रकार से कई बार हमारी जो
दोहरा लेखा प्रणाली है, पशुपालन प्रणाली है, इसमें कई बार परिवर्तन हुए, लेकिन 1795 में एडवर्ड जोन्स के द्वारा इस प्रणाली को इंग्लिश पद्धति यानी अंग्रेजी प्रणाली के रूप में, तो वो इस पशुपालन यानी बही खाता की पुस्तक का यही बनी बही खाता का इंग्लिश सिस्टम में किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा या किया गया, इस बात की रचना उन्होंने की थी। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई, जिससे अकाउंटेंसी में बहुत लंबी तरह से बाढ़ आ गई, क्योंकि हमारा उद्योगों की स्थापना और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हमें इस बात को इंगित करने लगी कि हमें बिना पशुपालन ये लेखांकन प्रणाली के द्वारा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें अपने लेखों को लेखाबद्ध करना ही पड़ेगा। तो हमारे अगर हम क्रमागत अवस्था के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले हमें पशुपालन करना होता है। पशुपालन में समस्त लेखावहियों में अपने दैनिक लेन देनों को लेखा जो हमारी व्यापारिक पुस्तकें होती है उसमें लेखाबद्ध करना हमारा पशुपालन कहलाता है। पशुपालन क्या होता है? जिसमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से निश्चित नियमों सिद्धांतों के अनुसार पुस्तकों में लिखने की जो हमारे लेखांकन वित्तीय घटनाएं हैं, वित्तीय घटनाओं को जो हमें लेखांकन की वित्तीय घटनाएं हैं, व्यापारिक की घटनाएं हैं, उन सभी वित्तीय घटनाओं को निश्चित नियमों सिद्धांत के अनुसार तिथिवार अपनी लेखा पुस्तकों में, कौन सी लेखा पुस्तकें जो हमारे व्यापार की लेखा पुस्तक में निश्चित नियमों सिद्धांतों के अनुसार लिखना ही पशुपालन कहलाता है। जैसे ही हमारा पशुपालन खत्म होता है तो लेखांकन का कार्य चालू हो जाता है। लेखांकन का मतलब होता है कि हमने जो भी लेखाबद्ध किया है, जिन चीज़ों को लेखाबद्ध किया है वो हमारे निश्चित नियमों सिद्धांतों के अनुसार बने हैं। हमारे व्यापार का किस प्रकार से व्यापार उससे हम तलपट तैयार करते हैं। पशुपालन से तलपट तैयार करने के बाद फिर हम उनके वित्तीय लेखे ज्ञात करते हैं कि हमें व्यापार क्या व्यापार होगा, उस व्यापार में हमें उस व्यापार खाता बनाते उससे हमें सकल लाभ सकल हानि का पता चलता है। व्यापार की कौन कौन सी घटनाएं उस व्यापार खाते में मेंशन करती। लाभ हानि खाता बनाते तो शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की गणना होती। किस प्रकार से लाभानी खाता बनाया जाता है, वो लाभानी खाते में शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की गणना है। हमारे कार्यालय में कौन कौन से खर्चे हैं, व्यापारिक कार्यालय के कौन से खर्चे हैं, तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को ज्ञात किया जाता है। इसके बाद अंतिम अभिलेख तैयार किए जाते हैं। अंतिम अभिलेख तैयार करने का मतलब है हमारा आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। जब हम आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं तो हमें दूसरों से कितना लेना है उस चीज़ का उल्लेख करेंगे, दूसरों को हमें कितना देना है उस चीज़ का उल्लेख करेंगे। इस लेन देन की क्रिया को ही हम लेनदारी या देनदारी के नाम से जानते हैं, और इस लेनदारी और देनदारी को हम एक जगह लेखाबद्ध करते हैं जिसे हम आर्थिक चिट्ठे के नाम से जानते हैं। दूसरा, आर्थिक चिट्ठे का इतना और महत्व होता है कि हमें संपत्तियाँ और देवताओं का पता चल जाता है कि हमारे व्यापार की कौन कौन सी हमारी संपत्तियाँ हैं। संपत्तियाँ वे हैं जो हमारे व्यापार को स्थिर बना के रखती हैं, या हमारे व्यापार में बिना इन संपत्तियों के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारी जो आज की डेट में हमारे पास कितनी संपत्तियाँ हैं या बिजनेस की हमारी कितनी एसेट्स हैं, तो इस सभी चीज़ों का पता चल जाता है। तो अब आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है कि हमारी संपत्तियाँ कितनी हैं, कितनी हमारी देनदारियाँ हैं, हमें दूसरों को कितना देना है, इस चीज़ का पता चल जाता है। हमारे कितने देनदार हैं, कितनी हमारी लायबिलिटी है, हमारी पूंजी, पहले पूंजी क्या थी, आज की डेट में हमारी क्या पूंजी है, इस चीज़ का पता चल जाता है। तो व्यापार खाते से हमें सकल लाभ का पता चलता है, लाभानी खाते से हमें शुद्ध लाभ का पता चलता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि व्यापार से हमें सकल लाभ और सकल हानि का पता चलता है। लाभानी का खाते से सकल शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का पता चलता है, और आर्थिक चिट्ठे से हमारी कितनी देनदारी है, कितनी लेनदारी है, कितना हमें दूसरों को देना है और कितना हमें दूसरों से लेना है, इस चीज़ का भी पता चल जाता है। हमारी पूंजी कितनी थी और दूसरी बात, पूंजी के बाद हमारी अब नई पूंजी कितनी है, हमने पूरे एक वर्ष
व्यापार करने के बाद कितना लाभ कमाया है या कितनी हानि कमाई है, इस चीज़ का भी पता चल जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें लेखांकन की सहायता लेनी होती है। तो लेखांकन करते हैं। लेखांकन के बाद आता है अंकेक्षण करना। अंकेक्षण करने का मतलब ये है कि जो भी हमने पशुपालन किया है वो लेखांकन के वित्तीय विवरण से हमें अंतिम खाते तैयार किए हैं, उन अंतिम खातों का हम अंकेक्षण करेंगे कि हमने सही निश्चित नियमों सिद्धांतों का पालन किया है। अपने व्यापार में जो उन सभी मान्यताएं, जो हमारे अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट हुए, इन सभी को पालन किया है। तो लेखांकन की उन सभी चीज़ों को पालन करने के बाद हम ऑडिट करते हैं कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ी, छल कपट तो नहीं है, तो इसके लिए अंकेक्षण किया जाए। तो हमारे लेखांकन में हमारा पशुपालन, लेखांकन और एक अंकेक्षण, ये क्रमबद्ध है। सबसे पहले पशुपालन किया जाता है, उसके बाद लेखांकन किया जाता है, लेखांकन के बाद अंकेक्षण किया जाता है। तो ये हमारी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसका हमें अपने लेखांकन में पालन करना अति आवश्यक है। कल हम आगे अगला टॉपिक समझेंगे। धन्यवाद।